जिंदगी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जॉब कॉस्टिंग। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग में जो मेन चीज होती है दैट इज बेसिकली ए टेलर मेड प्रोडक्ट्स होती है। व्हेन वी से टेलर मेड व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि आपकी जो है आपकी नहीं कस्टमर की स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो टेलर है, फॉर एग्जांपल दर्जी के पास आप जाते हैं, आप उसे कहते हैं यार मैंने कुर्ता सिलवाना है, मैंने कमीज सिलवानी है, मैंने शलवार सिलवानी है, वो आपके नाप के मुताबिक सी के देता है। या आप उसमें कहते हैं मुझे ये करवाना है कॉलर, वो आपकी मर्जी के मुताबिक जो आपने कहा वो सी देता है। दैट इज अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। अच्छा, अब जाहिर बात है फॉर अ टेलर शॉप यू विल नॉट बी वर्किंग एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यू विल बी वर्किंग एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर अ बिग कंपनी। अच्छा, बिग कंपनी की बात करें तो डेल है, डेल जो के टेलर मेड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, आप एक तो डेल के लैपटॉप्स हैं जो मार्केट में ऑन द शेल्फ मार्केट में मिलते हैं, दूसरे डेल के लैपटॉप्स हैं या एचपी के लैपटॉप्स हैं, आप उसे कहते हैं मुझे ये रैम चाहिए, ये वो आपको कस्टमाइज करके देते हैं, राइट? वो एक लैपटॉप इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, हर बंदे की चॉइस अलग होगी। ओके, तो हम लोगों ने बनानी है जॉब कॉस्ट शीट अल्टीमेट, राइट? जब जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, अब अगेन एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाते थे। यहां पे हम लोग क्या बनाते हैं? जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट कार्ड में हर एक चीज आती थी जो एक यूनिट को बनाने के लिए लगती है, यही था ना? अब जॉब कॉस्ट शीट में क्या आएगा? स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी जितनी कॉस्ट लगती है वो आप जॉब कॉस्ट शीट पे लिखते जाएंगे, चाहे वो मटेरियल्स होंगे, चाहे वो लेबर होगी, चाहे वो एक्सपेंसेस होंगे, व्हाटएवर एक्सपेंसेस विल बी देयर। नॉर्मली क्या होता है कई जगहों पे जॉब कॉस्ट शीट, अगेन जॉब कॉस्ट शीट कैन बी कस्टमाइज्ड, अपनी कंपनी अपने हिसाब से रख सकती है। नॉर्मली क्या होता है जब एक जॉब करती है तो उसके साथ जॉब कॉस्ट शीट मूव करती है, जो जिस डिपार्टमेंट से जा रही है वो फिल कर रहे हैं। क्योंकि अब कंप्यूटराइज्ड आ चुका है तो कंप्यूटराइज्ड मूविंग होती है, बारकोड स्कैनिंग होती है। जो भी बारकोड स्कैनिंग की तो पता लग गया ये जॉब इस डिपार्टमेंट में आ गई, इसमें इतने मटेरियल लगे। हम लोगों ने मटेरियल की, लेबर की, एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं। उसी तरह डेबिट क्रेडिट होगा, उसी तरह टोटल होता जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि आपकी जो है वो एक जॉब जो है वो एक से ज्यादा फाइनेंशियल पीरियड में चली जाए। एक जहाज है, जहाज बन रहा है, वो ऑर्डर आया से 1 दिसंबर को, अब 31 दिसंबर को फाइनेंशियल पीरियड एंड होता है, तो अब उन्होंने क्लोजिंग तो करनी है। तो अब क्लोजिंग करने के लिए क्या करेंगे? वो जितना क्या करेंगे, जितना कोई एक्सपेंस लगेगा क्या उसको कहेंगे इस साल लगा ही नहीं है? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे दिस इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जॉब का, और फिर अगले साल उसे ओपन करके उसी जॉब कॉस्ट शीट में वो ले जाएंगे। अगर आप अपनी बुक पे देखें, आप दोनों के पास बुक है? आपकी बुक किधर है? 2 बुक्स किसके पास है? आप दोनों के पास? चलो मैं मोबाइल से खोल जी, अच्छी बात है, आज भी थी कमाल। समझ आ रही है आप मुझे? आप लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग में दोबारा बैठने कनेक्शन बन रहा है? ओके, सो इफ वी सी द जॉब कॉस्ट कार्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ है जॉब कॉस्ट में कौन है, कस्टमर कौन है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डेट क्या होगी, कब कमेंस हुई, डिस्पैच कब, ये सारी डिटेल है जो भी जॉब से रिलेटेड डिटेल होगी। उसने बेसिकली उसने क्या किया? उसने 4 कॉलम बना दिए, एक डायरेक्ट मटेरियल का, एक लेबर का, एक ओवरहेड का और एक अदर चार्जेस। अदर चार्जेस आर बेसिकली नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया है? उसके बाद उसने क्या किया? उसने जो है वो 2001 या 2021 की ब्रॉड फॉरवर्ड है, जो कि पिछले महीने से आ रही है चीजें, या पिछले साल से आ रही है, जो मैंने अभी बताया क्लोजिंग ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद जितना मटेरियल लगा वो मटेरियल वाले आने में उसने लगा दिया, जितना लेबर लगी लेबर वाले आने में, जितनी
ओवरहेड लगे, ओवरहेड वाले आने में, जितने अदर चार्जेस लगे, अदर चार्जेस वाले आने में, टोटल कर दिया जब उसने, तो आप देखिए नेक्स्ट पेज पे मटेरियल जितने के लगे हैं, लेबर जितने की लगी है, ओवरहेड जितने के लगे हैं, टोटल करके उसने कहा जी जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो आ गई 1778, उसकी इनवॉइस प्राइस क्या थी 2400 और प्रॉफिट कितना आ गया 622। अच्छा यही जॉब कॉस्ट जो है वो यूज हो सकती है जब आपने प्राइसिंग डिसाइड करनी होगी, इस सर्विस की प्राइस क्या आप चार्ज करेंगे, तो आप इसी तरह एस्टिमेटेड बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, जॉब कॉस्ट शीट पे आप रियल एक्चुअल बेसिस पे भी निकाल सकते हैं और आपके पास आ जाएगा, आप वहां से प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो आपके ओवरहेड आते हैं यहाँ पे वो आएंगे एब्जॉर्ब बेसिस पे, वो एक्चुअल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्ब बेसिस पे ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कॉस्टिंग स्टेटमेंट में बनती है, और उसके बाद फिर अगर एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो वो करते हैं। हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो, मटेरियल में भी पढ़े थे जहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, उसमें पढ़े थे, वही बता रहा है, वो कह रहा है जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से क्या क्या फ्लो होगा, वो फ्लो होगा, सबसे पहले सेल्स ऑर्डर आएगा, उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर होगा, आप सेल्स ऑर्डर लेके प्रोडक्शन को ऑर्डर देंगे, प्रोडक्शन वालों के पास अगर सामान होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो वो गुड्स मंगवाएंगे, गुड्स मंगवाएंगे तो गुड्स रिसीव होंगी, जब गुड्स रिसीव होंगी तो वो होंगी गुड्स रिसीव नोट्स है। अच्छा फिर वो जब गुड्स आ जाएंगी वो स्टॉक रूम में आ जाएंगी, वो वेयर हाउस में आ जाएंगी, वहां से आप रिक्वेस्ट करेंगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं, भाई हमें इतना सामान चाहिए, वो सामान आ जाएगा, किससे आएगा, मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म से आएगा, डायरेक्ट लेबर टिकट्स होंगी जो हम लोगों ने पढ़ा था, जॉब कार्ड्स, क्लॉक कार्ड्स और जॉब शीट्स होंगी, वो यूज होंगी, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट यूज होगा, अल्टीमेटली आपकी जॉब कॉस्ट शीट जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसी का जॉब कॉस्टिंग से ही आगे एक आता है बैच कॉस्टिंग, ठीक है। बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में फर्क क्या है, बैच कॉस्टिंग में और मे नॉट बी टेलर मेड, जॉब कॉस्टिंग में तो एक यूनिट जो है वो क्या है, वो जॉब है, सिंगल यूनिट इज कॉस्ट यूनिट इज योर जॉब। बैच में आपकी जो कॉस्ट यूनिट होती है वो इटसेल्फ कॉस्ट यूनिट होती है, वो बैच नहीं होता बाय द वे, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है बैच में, बैच कॉस्टिंग करते क्यों है, देखो कुछ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होती ऐसी हैं कि जहां पे आपकी जो कॉस्ट यूनिट है ना वो बड़ी स्मॉल होती है। फॉर एग्जांपल कपकेक, आपका जो कपकेक है, एक कपकेक, आपने एक कपकेक बनाना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो एक कपकेक के लिए आप कॉस्ट कार्ड बनाओगे कि इतना डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, इतनी जो है लेबर लग रही है, इतना एक्सपेंस लग रहा है, इतना दैट विल बी टू हेक्टिक। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, तो एक्यूरेट में था कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो अगर एक कपकेक के लिए आप ढूंढना शुरू करोगे तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ, इम्पॉसिबल तो नहीं कहना चाहिए, दैट विल बी पॉसिबल बट दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो व्हाट यू डू, आपको पता है कि एक जो बैच है, अगर वो एक ट्रे है उसमें 100 कपकेक बनते हैं, तो आप क्या करेंगे, 100 कपकेक के लिए आप सारा मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, आप लेबर की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, आप मटेरियल वो जो है अदर एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, उस पूरे के पूरे को बेकिंग के लिए डालेंगे, वहां से 100 कपकेक जो है पके हुए आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, एक कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैच, जो बैच की कॉस्ट थी उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो आपके पास एक कपकेक की कॉस्ट आ जाएगी। अल्टीमेटली कॉस्ट यूनिट एक कपकेक ही है, ठीक है, लेकिन एक कपकेक की कॉस्ट फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज सेम सॉर्ट ऑफ लाइक जॉब कॉस्ट जो शीट है, कोई बैच कॉस्टिंग में भी बनेगी, जिसे हम लोग बैच शीट, बैच कॉस्टिंग शीट कह देंगे, ठीक है, उसी तरह की। अच्छा इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, ये है कि आप मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो भी हैं वो लगाते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास एक कंप्लीटेड कॉस्ट यूनिट आ जाती है जो कि सेपरेट है, जो कि आइडेंटिकल नहीं है, दूसरी डिफरेंट होगी। हो सकता है आप जो दूसरा बैच निकाल रहे हैं वो थोड़े से बड़े कपकेक का निकालें, हो सकता है 50 कपकेक्स का हो, तो वन जॉब विल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, वन बैच विल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, बट द यूनिट्स इन वन बैच विल बी सिमिलर, ठीक है। लेकिन इसमें अगेन जो कॉमन चीज है वो क्या है कि आपने सारे मटेरियल, लेबर सब कुछ डाला, अल्टीमेटली आप यू कैन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू कैन से दैट ओके नाउ दैट इज कंप्लीटेड, एक कॉस्ट यूनिट कंप्लीट हो गया जो कि बिकने, कॉस्ट यूनिट वही है ना व्हिच इज रेडी टू सेल, जो कि अल्टीमेटली बेचनी है कंपनी, ठीक है। ये इसका सारे का सारा वो है कॉन्सेप्ट है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं और हमारा जो है जॉब कॉस्ट इज इजी, जॉब और बैच इज इजी। इसके बाद हम लोगों ने एक्चुअली आज स्टार्ट करना है प्रोसेस कॉस्टिंग, ओके, हमारा उसके बाद होगा मगरिब की ब्रेक के बाद करेंगे। यहाँ पे उसने एक इलस्ट्रेशन दी है, इलस्ट्रेशन 2, ठीक है, इसका एक पार्ट मैं कर दूंगा, एक पार्ट आपको खुद कर लेना,
और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 भी आप लोगों ने उससे करनी है, ठीक है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 इज प्योरली जॉब से रिलेटेड है, और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग अंडर इलस्ट्रेशन 2 जो है वो बेसिकली बैच से रिलेटेड है, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। कहते हैं जेट प्रिंट लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स and is in the process of preparing its price list. The most popular requirement is for folded leaflet made from a single sheet of A4 paper. From the past record and budgeted figures, the following data has been estimated for a typical batch of 10,000 leaflets. एक ब्राउशर है, देखो समझ गए ना, एक ब्राउशर है, उस ब्राउशर को आपने बनाना है, वो ब्राउशर उनका बड़ा मशहूर ब्राउशर है, उसने आपको डेटा दिया है 10,000 शीट्स जब बनाते हैं, ये बैच कॉस्टिंग है ना। एक ब्राउशर की कॉस्ट निकालना मुश्किल हो जाएगी, लेकिन निकालनी एक ब्राउशर की कॉस्ट ही है, क्योंकि आपकी कॉस्ट यूनिट इज 1 ब्राउशर। कहते हैं जी आर्ट वर्क लगेगा 65 का, मशीन सेटअप, पेपर, इंक, कंज्यूमेबल्स, प्रिंटर वेजेस 4 आवर्स एट $8 पर आवर। नोट कहते हैं जी प्रिंटर वेजेस वेरी विद द वॉल्यूम, इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रिंटर वेजेस जो है, जो प्रिंटर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस भी बढ़ेंगी। कहते हैं जनरल फिक्स्ड ओवरहेड आर 15,000 per period, during which a total of 600 labor hours are expected to be worked. Calculate the job cost for 10,000 leaflets. Calculate the job cost for 20,000. 10,000 के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 20,000 के लिए आप लोगों ने खुद कैलकुलेट कर लेने। अगेन जो टॉप पोर्शन होगा वो ये होगा, जॉब नंबर कौन सी है, लीफलेट ये वो ब्ला ब्ला, आप लोग वो फिल कर लेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हमारे पास 3 कॉलम मेनली बनेंगे, मटेरियल्स, लेबर और एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें भी हम लोग गौर कर लेते हैं इसको। यहां पे आ जाएगा पर यूनिट, यहां पे आ जाएगा टोटल, यहां पे पर यूनिट, यहां पे आ जाएगा टोटल, यहां पे आ जाएगा पर यूनिट, और यहां पे आ जाएगा टोटल। सबसे उसी के फ्लो से चलते हैं जो वो फ्लो आ रहा है। सबसे पहले उसने कहा आर्ट वर्क। देखो आर्ट वर्क क्या है, आर्ट वर्क है एक दफा आपने डिजाइन बना दिया, अब वो डिजाइन बना दिया तो वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली आप चाहे 10,000 पेपर छापो, चाहे 20,000 छापो, चाहे 30,000 छापो। ये दिस इज सेम लाइक आपका जो ज्वेलरी का बिजनेस है, एक दफा डाई बना दी, उस डाई के अकॉर्डिंगली चाहे 10 तो कंगन निकालो, चाहे 20 निकालो, चाहे 1 निकालो, डाई की कॉस्ट है, डाई की तो कॉस्ट। नाउ दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच विल नॉट वेरी विद द एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्ट वर्क है, this can be your artwork can be say वो मशीनी भी हो सकता है, वो लेबर वर्क भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग इसको मशीन वर्क में कंसीडर, हम लोग एक्सपेंसेस में करते हैं, हम लोग उसमें लेबर में नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल आ गया वो आ गया $65 का। क्या है जी आपके पास आर्ट वर्क आ गया, राइट। आर्ट वर्क आपके पास आ गया $65। अच्छा, आगे उसने क्या कहा, मशीन सेटअप। कितने है ये मशीन सेटअप? मशीन सेटअप है, ओके जी, 4 आवर्स लगते हैं मशीन सेटअप करने के। एक दफा मशीन सेटअप हो गया, फिर आप 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, 30,000 निकालो, ठीक है। अच्छा, 4 आवर्स लगते हैं, और कितने पर आवर रेट है? $22। अच्छा, मशीन सेटअप जो है, व्हाट इज दैट? Is that labor? Yes. Is that material? No. Or is that material? Oh, sorry, is that expense? Yes. देखो मटेरियल मशीन सेटअप कर रहे हैं, उस पे कॉस्ट लग रही है, that is not material, फिजिकल नहीं है। ह्यूमन एफर्ट्स है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता। तो क्या है फिर एक्सपेंस होगा, कितने पे है? $22 4 लगते हैं, तो ये हमारे पास आ गया $28, राइट। आगे नेक्स्ट क्या काम, हो सकता है नहीं भी चाहिए, हो सकता है रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स वर्क हो रहे हैं, तो अगर क्लियर हो तो आप लेबर में भी डाल सकते हैं, आप इधर भी डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन, ठीक है। पेपर है तो मटेरियल है बेसिकली। कितना पेपर?
1000 शीट्स के लिए 12,500 यहां पे लिखता हूं 1000 शीट्स और $12.5 रेट है। तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? 10,000 के लिए कर रहे हैं ना। तो हाउ मच इट विल बी? दिस विल बी $125। 1000 के लिए 12.5, तो 10,000 के लिए कितना होगा? 125। क्लियर? नेक्स्ट क्या? इंक एंड कंज्यूम। देखो अब प्रिंट करना है ना इंक, तो जितने लीफलेट ज्यादा होंगे उतनी इंक ज्यादा लगेगी ना, ठीक है? तो इंक एंड कंज्यूमेबल्स क्या है? कितने? $40 है। ओके, तो $40 मैं यहां पे ले आता हूं, ठीक है जी। इंक एंड कंज्यूमेबल कितने होंगे? $40 के। अच्छा, ये अगर अब हम साथ साथ ये भी बात करते हैं, अगर 20,000 होते तो आर्ट एंड वर्क पे कोई फर्क ना पड़ता, मशीन सेटअप पे भी कोई फर्क ना पड़ता, पेपर्स पे यस फर्क पड़ता, आपके डबल पेपर लगेंगे। इंक एंड कंज्यूमेबल पे यस फर्क पड़ता, ये भी डबल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट सर उसके बाद प्रिंटर वेजेस 4 hours at the rate of $8। ये कितने हैं? 4 hours के लिए सर जो है आपके, और रेट क्या है? $8 $8 जो है पर आवर। और ये कितने हैं? 4 आवर्स। ये कितना हमारे पास आ जाएगा? 30। अच्छा, इन केस अगर ये 20,000 का हो, उसके नीचे का है प्रिंटर वेजेस वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी से वो वेरी करते हैं। अगर वो 20,000 के हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर ये डबल हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएंगे, राइट? उसके अलावा कुछ और है? ओवरहेड्स है, और ओवरहेड्स किस बेसिस पे होंगे? एब्जॉर्ब्ड बेसिस पे होंगे। अच्छा, ओवरहेड्स कितने हैं आपके पास? 15,000 है सर। और एक्टिविटी कितनी है? 600। हमारे पास जो है OAR कैसे आता है? क्योंकि ये FOAR है, वो कैसे आता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। बजटेड ओवरहेड कितने हैं? 15,000, बजटेड एक्टिविटी 600, दैट इज $25 पर 600 क्या है? लेबर आवर, तो पर लेबर आवर। अब हम लोगों को ओवरहेड जो एब्जॉर्ब कराने हैं वो किस बेसिस पे एब्जॉर्ब कराने हैं? लेबर आवर्स की बेसिस पे, राइट? तो ओवरहेड यहां पे कितने आ जाएगी जी? यहां पे हम लोग लिख देते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब, वो किस बेसिस पे होंगे? वो लेबर आवर की बेसिस पे होंगे, क्योंकि हमें लेबर आवर दिए, और लेबर आवर्स कितने हैं? हमें पता है 4 आवर्स। हमें पता है लेबर आवर्स 4 है, प्रिंटर वेजेस लेबर आवर्स है, ठीक है। और वो कितने हैं? 4 है। और रेट क्या है? रेट है जी $25 का, और यहां पे कितने आ जाएंगे? $100। टोटल कर लेते हैं इनकम। ये बन जाएगा $165, ये $32, ये 1 सर हो जाएंगे $253। ओके, यहां पे हमारे पास आ जाएंगे मटेरियल्स, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल कितने हैं? 165, लेबर 32, 253। टोटल कितना? $450। ये $450 क्या है? ये 450 है कॉस्ट ऑफ 10,000 लीफलेट्स। हमें क्या चाहिए? एक लीफलेट की कॉस्ट। तो कैसे आएगी? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ बैच डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन बैच। कॉस्ट ऑफ बैच कितनी है? 450 और यूनिट्स कितनी है? 10,000। तो पर लीफलेट कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास? 0.05 पर लीफलेट। क्लियर है? ये है 20,000 का आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे, और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 भी आप खुद कर लेंगे, ठीक है जी। ब्रेक करते हैं हम लोग एग्जैक्टली 14 मिनट्स की। 5:20 में हम लोग वापस क्लास में, ठीक है। ये कर दो, जैसे ऑफ कर दो। अच्छा,
What is process costing? How that is different from job costing? नॉर्मली जॉब की बात होती है, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि बैच कॉस्टिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग में एक कॉस्ट यूनिट क्या थी आपके पास? एक जॉब, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में यू एक्चुअली गेट आउटपुट बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली काउंट, जो कि एक समझ लो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मिक्सचर ऑफ बैच और जॉब कॉस्टिंग। जॉब तो नहीं कह सकते, इट्स अ बिग लेवल बैच कॉस्टिंग, ठीक है, बड़े लेवल की बैच कॉस्टिंग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि यहां पे कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन चल रही होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक प्रोसेस की जो आउटपुट होगी वो दूसरे प्रोसेस की इनपुट होगी, दूसरे प्रोसेस की जो आउटपुट होगी वो तीसरे प्रोसेस की इनपुट होगी, अनलेस एंड अनटिल यू फाइनलाइज ऑल द प्रोसेसेस। पहली बात तो इसका मतलब है कॉस्ट यूनिट क्या होती है? कॉस्ट यूनिट तो होती है जो आपने अल्टीमेटली सेल करनी है। तो जब पहले प्रोसेस की कॉस्टिंग कर रहे हैं, वो दूसरे प्रोसेस में जा रही है, तो वहां से आपको कॉस्ट पर यूनिट तो निकालनी है, लेकिन क्या वो कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट होगी कि कॉस्ट पर यूनिट होगी? दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी नीड प्रोसेस कॉस्टिंग सेपरेटली। अच्छा, एक तो ये डिफरेंस आ गया। जॉब कॉस्टिंग में क्या है? आपने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जितने भी डाले आपने किया और एक जॉब कंप्लीट होकर आपके पास आ गई। यहां पे कंप्लीशन कोई नहीं होती, इसे कहते हैं नॉर्मली प्रोडक्शन नेवर स्टॉप्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये नहीं है आपकी फैक्ट्री 24 घंटे काम करती रहती है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डालडा वनस्पति, लेट्स टॉक अबाउट पेप्सी। पेप्सी की बात करते हैं, हर किसी को इजी है, पेप्सी कोक। अब जहां पेप्सी कोक बन रही है, ये नहीं है फैक्ट्री बंद नहीं होती, फैक्ट्री बंद होती है, जो भी उनकी टाइमिंग होगी उस हवाले से बंद होगी, लेकिन है क्या? दे आर कॉन्टिन्यूसली पुटिंग मटीरियल, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस हो रहा है एंड कॉन्टिन्यूसली यू आर गेटिंग प्रोडक्शन। एक टाइम ये नहीं आ रहा कि देयर इज अ टाइम जहां पे आपने प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप कर दी, जहां पे कोई और मटेरियल पीछे से इनपुट नहीं आ रहा, कोई लेबर नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आपने उसको पूरे के पूरे बैच को निकाला। जैसे हम लोग बैच कॉस्टिंग में कह रहे थे कि हम लोगों ने मटेरियल डाले, कपकेक्स आगे हम लोगों ने कॉस्टिंग कर ली कपकेक, ऐसे नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम लोग एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है। अब ये वो दो तीन चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी, हाउ प्रोसेस कॉस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग, और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जॉब में एक कॉस्ट यूनिट विल बी जॉब, जबकि जो प्रोसेस कॉस्टिंग में यहां पे हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यहां पे कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन है, वहां पे कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन नहीं है, वो टेलर मेड प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड पे है। यहां पे मैस प्रोडक्शन है, एक ही तरह की प्रोडक्ट्स बन रही है, ठीक है, यहां पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। ये दो तीन आपके पास आ गए। अच्छा, जब प्रोसेस कॉस्टिंग होती है ना, यहीं पे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं, जब प्रोसेस कॉस्टिंग होती है तो हमारे पास जो है वो दो किस्म की आउटपुट आ सकती है, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स आती हैं प्रोसेस, अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग की एक ये भी डिफरेंशिएशन है जो कि जॉब कॉस्टिंग से है। जब प्रोसेस कॉस्टिंग होती है तो आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, अगर टाइप उनको कहें। एक को कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं बाय प्रोडक्ट। What is joint product and byproduct? Joint product is the product for which actually the company is doing these all processing. Like for example, एक कंपनी है जो कि कॉर्न ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है। अब वो कॉर्न को प्रोसेस कर रही है इस पर्पस के लिए कि कॉर्न ऑयल निकले, मेन पर्पस ये है ना। तो उसकी जॉइंट प्रोडक्ट क्या होगी? उसकी जॉइंट प्रोडक्ट होगी कॉर्न ऑयल। उसके साथ कॉर्न फ्लोर भी है, वो भी एक जॉइंट प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके साथ क्या होगा? ये जो कल्फ नहीं होती, माया जिसे कहते हैं, जो कपड़ों को स्टिफनिंग मटेरियल होता है, ठीक है, स्टार्च, वो भी इसी की प्रोडक्ट से आती है। जब प्रोसेसिंग होती है ना कॉर्न की, तो जो रिमेनिंग रेजिड्यूल रह जाता है ना, वो बेसिकली वो स्टार्च होता है। अब वो क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। अब अगेन गोरे को इस तरह तो नहीं समझ आएगी ना यार, बाय प्रोडक्ट ये हो गया, ये हो गया। गोरा कहते हैं यार डिफाइन करो बाय प्रोडक्ट क्या है। तो बाय प्रोडक्ट इज, जॉइंट प्रोडक्ट तो आपकी मेन प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट ईदर ये क्वांटिटी में इतनी लो होती है कि वो इंपैक्ट नहीं डालती है आपकी प्रोडक्शन पे, लेकिन होती है, पैसों की होती है, या वो क्वांटिटी में ज्यादा होती है और प्राइस में वो मिनिमल होती है। जैसे कि आप ये स्टिफनिंग मटेरियल स्टार्च है, वो क्वांटिटी तो निकलेगी उसकी, लेकिन वो प्राइस में मिनिमल सी होगी। अगर उसको कंपेयर किया जाए कॉर्न ऑयल की प्राइस के मुकाबले में, तो 1 किलो कॉर्न ऑयल और 1 किलो स्टार्च कीमत में कितना डिफरेंस है। तो जो प्रोडक्शन हो रही है वो मेनली हो रही है जॉइंट प्रोडक्ट के लिए, ना कि कोई भी कंपनी बाय प्रोडक्ट के लिए नहीं करती। अगर हम लोग पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की बात करें,
तो क्रूड ऑयल जब प्रोसेस करते हैं सबसे पहले वो पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल, वो केरोसिन ऑयल, ये सारे निकलने के बाद जो एंड पे निकलता है वो निकलता है तारकोल। तारकोल ये जो लुक नहीं होती जो डालते हैं उसके ऊपर, सड़कों के ऊपर, ये एंड पे रह जाता है। नाउ दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। अब वो कंपनी वो तारकोल लेने के लिए तो नहीं पेट्रोल को, वो क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर रही ना, तो दैट इज बेसिकली बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट उसकी हो जाएंगी। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, नेचुरल गैस होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जी प्रोसेस अकाउंटिंग को। तो प्रोसेस अकाउंटिंग हम लोग जो करेंगे, हम लोग करेंगे थ्रू एंट्रीज, थ्रू जर्नल एंट्रीज, ना कि थ्रू स्टेटमेंट। कुछ स्टिल देयर आर सम लाइक जो कि पढ़ाते हैं इंस्ट्रक्टर्स हैं, दे कवर द प्रोसेस अकाउंटिंग थ्रू स्टेटमेंट फॉर्म, वो स्टेटमेंट फॉर्म से कवर करते हैं। बेटा प्रॉब्लम ये है स्टेटमेंट फॉर्म की कि स्टेटमेंट फॉर्म इज एन आउटपुट स्टेटमेंट, एक आउटपुट है वो। ठीक है, वो आउटपुट आपको किसी ने भी, आपने जब जाके काम करना है, आपको किसी ने नहीं कहना कि बैठ के स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट विल बी ऑन वन क्लिक, लेकिन वन क्लिक पे स्टेटमेंट बनेगी कैसे? जब उसके पास डाटा होगा, इनपुट डाटा होगा ना। तो यू पीपल आर सपोज टू इनपुट द डाटा, वो डाटा हम लोग पढ़ेंगे। और डाटा कैसे होता है? डेबिट क्रेडिट से होता है। अब डेबिट क्रेडिट हम लोग एंट्रियां डेबिट क्रेडिट के थ्रू नहीं करते, इतने जूनियर आप नहीं है। हम लोग वो डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां करेंगे थ्रू टी अकाउंट, डायरेक्टली टी अकाउंट में करेंगे ना हम लोग। तो टी अकाउंट बनता ही तब है जब डेबिट क्रेडिट हो रहा हो, तो हम उसके थ्रू करेंगे, राइट। हम लोग इसलिए बताया कि कभी आप प्रोसेस अकाउंटिंग करें उसके थ्रू, वहां पे कहीं नजर आ जाए, कोई छोटा भाई है, कोई है, वो लेके आ जाता है जी ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में, ये जरा कहो तो आपको सर ने तो गलत करा दिया था, सर ने तो हमें अकाउंट फॉर्म में कराया। नहीं, एक्चुअली जो प्रोसेस अकाउंटिंग है वो इसी से है, बाकी दूसरा है। प्रोसेस अकाउंटिंग की ये फाइन कलेक्शन से पहले, अच्छा अब प्रोसेस अकाउंटिंग की जो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, बड़ा सिंपल सा एक, ताकि आपको अकाउंट की समझ आ जाए। हम लोग वो अकाउंट ड्रॉ भी कर लेंगे। लेट मी ओपन द बुक एज वेल। ओके जी, आप जरा अगर पेज नंबर चले अपने, यहां पे उसने इलिस्ट्रेशन 3 दी है, ठीक है, उसने एक प्रोसेस अकाउंट दिया है। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, मैं हर लेवल जब हम लोग करने लगेंगे, मैं हर लेवल को एक ही वे में सॉल्व करूंगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यूं हम लोग लेवल अप करते जाएंगे, वहां पे फिर समझ आएगी कि ये क्यों ऐसे फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने का। अब हम लोगों ने जब बात डिस्कशन कर रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो हम लोगों ने कहा था एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट नहीं आती, जो कि कॉस्ट कार्ड से आती है। हमारे पास क्या आती है? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आती है। वो कैसे आती है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है जी, हम लोग क्या कहते हैं, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट, और डिवाइड करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड आउटपुट से। अब ये दो चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करना है, ये दो चीजें क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या है। देखो नेट क्या होता है? नेट होता है कोई चीज ग्रॉस होती है, उसमें से माइनस करते हैं फिर नेट आता है ना, राइट। तो यहां पे भी कोई चीज माइनस हुई होगी, वो क्या माइनस हुई होगी? आपके पास कॉस्ट ऑफ इनपुट होगी, उसमें से आपने माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है? माइनस कर देना है नॉर्मल लॉस। अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं, बाद में आपको समझ आएगी कि ये क्या क्या चीज है। नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू। तो नेट कॉस्ट कैसे आएगी? नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट, आपके पास नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट आएगी कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे आती है आपके पास? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, राइट। ये दो चीजें हम लोगों ने करनी है। अब हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको देखते जाएंगे। जो सबसे, अगर मैं इसको कोई लेवल 0 ही है, जो हम लोग ये पहले इलिस्ट्रेशन 3 करने लगे हैं, सिर्फ उसने बताया है, आपको एक चार्ट दिया है, उसमें वो क्या कह रहा है, वो उसने आपको डेबिट क्रेडिट दोनों दिया है। अब ये वाला जो प्रोसेस अकाउंट होगा, दैट विल बी अ बिट डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? इसमें हम लोग यूनिट्स भी ऐड कर देंगे। तो हमारे पास एक अकाउंट बन गया यहां पे,
जो कि उसने कौन से प्रोसेस का दिया, उसने कहा है प्रोसेस 2 अकाउंट है। इसका मतलब है प्रोसेस 1 पहले हुआ है, प्रोसेस 1 से भी कुछ इनपुट आएगी। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगी, यहां पे डॉलर्स, यहां पे यूनिट्स और यहां पे डॉलर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या उसने दिया हुआ है यहां पे डेबिट साइड पे, क्या लिखा है उसने, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, राइट। तो आपके पास कितनी है, 1000 है और कॉस्ट 24,000। अच्छा ये क्या है, ये होगा कि पिछला जो प्रोसेस हुआ होगा उसमें मटेरियल भी लगा होगा, उसमें लेबर भी लगी होगी, उसमें एक्सपेंसेस भी लगे होंगे, टोटल जो उसकी आउटपुट आई होगी वो ये आई होगी। अच्छा ये एंट्री क्या हुई होगी, ये एंट्री हुई होगी आपका प्रोसेस 2 डेबिट हो रहा है और प्रोसेस 1 क्या हो गया, वो हो गया आपका क्रेडिट। प्रोसेस 1 क्रेडिट हुआ होगा, प्रोसेस 2 डेबिट हो गया होगा। मैं अक्सर बच्चों को, ये तो अब रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, मैं अक्सर बच्चों को जो इनिशियली डेबिट क्रेडिट सीख रहे होते हैं ना, तो वो मैं उन्हें बताया करता हूं कि हम लोग डेबिट क्रेडिट की कैसे प्रैक्टिस करते थे। फॉर एग्जांपल जब बीएससी में थे, यही 2006 की बात है, 2005 की बात है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो हाउ वी यूज्ड टू प्रैक्टिस इट, कि कैफे में खड़े हैं ना हम लोग, तो उस पे खड़े हैं, काउंटर पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने, तो हम कहते हैं अच्छा यार इसकी एंट्री क्या होगी, अच्छा इसकी एंट्री होगी कैश क्रेडिट हो गया, खाना जो है डेबिट हो गया। अच्छा एक ने कहा अच्छा ये है, खाना डेबिट हो गया। अच्छा तो जब जाके नीचे हॉल में बैठेंगे तो फिर हम लोगों ने कहा अच्छा यूं करेंगे, टेबल जो है ना वो डेबिट हो गया और जो खाने का ट्रे है ना वो क्रेडिट हो गया। बेसिकली चार्ज हो रहा है ना, एक से निकल के दूसरे में जा रहा है, तो एक को चार्ज कर रहे हैं, दूसरे से क्रेडिट, ये वही चीज है। अच्छा फिर कहा अच्छा यार खा लिया तो क्या हुआ, ये मैं रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूं। अच्छा यार खा लिया तो क्या हुआ, अच्छा यार स्टमक जो है वो डेबिट हो गया और आपका जो टेबल है ना वो क्रेडिट हो गया, वो टेबल से खत्म हो गया और स्टमक में चला गया। अच्छा एक ने कहा यार जब वॉशरूम गए तो फिर क्या होगा, तो फिर यार क्या होगा, आपका गटर जो है वो कमोड जो है वो डेबिट हो गया और आपका स्टमक जो है वो क्रेडिट हो गया, आपके स्टमक से निकल गया। वापस आते हैं इधर, तो इंशाल्लाह आप डेबिट क्रेडिट नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। वापस आते हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के लिए तो बिल्कुल इसी तरह ट्रांसफर होना है। अच्छा कुछ खाना टेबल पे रह गया, देखो अब बात करते हैं आपके पास, अब देखो उसको विजुलाइज करते हैं ना, आप लाए थे 4 बर्गर, टेबल पे थे, 3 बर्गर खा लिए, 1 बर्गर रह गया, तो 3 बर्गर से आपका स्टमक डेबिट हो गया, 1 बर्गर तो वहीं पड़ा है ना, वो क्या है, वो क्लोजिंग है, वो अगली दफा यूज हो जाएगा, या दिस इज बेसिकली क्लोजिंग प्रोडक्शन वगैरह आ जाती है। नाउ वी कैन लर्न इट, ठीक है, थ्रू नॉर्मल वेज एज वेल। उसने क्या कहा जी, प्रोसेस 1 से आया, ठीक है। अब और क्या कहते हैं, एडिशनल, तो रॉ मटेरियल्स भी ऐड हुए और रॉ मटेरियल ऐड हो गए, ठीक है। रॉ मटेरियल कितने ऐड हुए, 5000। अच्छा यहां पे यूनिट्स नहीं है, क्यों नहीं है, अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज ये रूह अफ़ज़ा की प्रोडक्शन हो रही है, रूह अफ़ज़ा की प्रोडक्शन हो रही है, स्टार्टिंग पे आपने जो है ना वो चीनी लिक्विड बनाया, तो आपके पास जो है 1000 लीटर जो है ना वो बन गया। अब आपने उसमें एसेंस ऐड करना है, तो जब एसेंस ऐड करना है तो वो 1000 लीटर ही रहेगा, वो 1000 से 2000 लीटर नहीं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट जरूर होगी। अच्छा उसके साथ उसने क्या कहा, लेबर है कितनी 4000 और ओवरहेड कितने हैं 3000, टोटल कितना हो गया 1000 और ये बन गया 36,000। अब मैं आपको थोड़ी सी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बताने लगा हूं, एक्चुअली ऐसे नहीं होता, ठीक है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि गलत ना हो, आपको ये डेबिट साइड गिवन होगी क्वेश्चन में, एक दफा नहीं सिर्फ गिवन होगी, जहां पे एबनॉर्मल गेन आएगा वो हम लोग करेंगे, उसमें हमें यहां पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज बाकी सारे जो है मामलात में, बाकी सारे मैटर्स में आपको डेबिट साइड टोटल गिवन होगी, आपने इसका टोटल कर लेना है और इसी तरह इसको यहां पे लिख लेना है 1000, क्योंकि आपका जो टी अकाउंट है वो बराबर होना चाहिए ना, तो आपने इसको लिख लेना है यहां पे। अब आपने ये वाली जगह ढूंढ लेनी है, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका पेपर सही हो, एक्चुअली ऐसे नहीं होता, एक्चुअली तो आपने यहां से फिल करते हुए नीचे आना होता है और फिर आप कहते हैं कि बराबर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहां से ये लिख लेना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ये दोनों बराबर आने चाहिए, कब, एबनॉर्मल गेन में। अब हम लोगों ने इसको बराबर करना है, हम लोगों ने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अभी उसने कुछ नॉर्मल लॉस नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेट कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इनपुट ही है, नॉर्मल लॉस है नहीं है, तो कितनी है 36,000,
डिवाइड बाय 1000 इनपुट है, तो हमारे पास $36 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1000 आउटपुट थी, 36 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, $36,000। ये भी लग रहा होगा यार सर क्या कर रहे हैं, एक चीज को डिवाइड कर रहे हैं वापस उसी को मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, ये समझ आएगी आपको। मैं एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, हमारे पास आउटपुट कितनी थी, जो कि शायद प्रोसेस 3 को चली जाए। अगर प्रोसेस 3 को नहीं जाएगी तो कहां चली जाएगी, वो फिनिश गुड्स को चली जाएगी, और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाएगी। अल्टीमेटली वही ट्रांसफर का प्रोसेस है। यहां पे आउटपुट लिख देता हूं, कितनी है 1000 और उसकी कॉस्ट कितनी है 36,000। आपका अकाउंट बराबर हो गया। ये बहुत लेवल 0 है, यहां पे सिर्फ कि समझ आ जाए प्रोसेस का है कि अच्छा ये भी एंट्री हुई है, ये एंट्री क्या हुई है, प्रोसेस 2 जो है वो क्रेडिट हो रहा है और प्रोसेस 3 जो है वो डेबिट हो जाएगा। अच्छा अगर प्रोसेस 3 नहीं होगा तो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगी, यहां से बस आउटपुट निकल रही है। राइट, कोई सवाल? ये एंट्रीज वही है जो हम लोगों ने मटेरियल्स की एंट्री की थी। याद है हम लोगों ने मटेरियल का कहा था, जब डायरेक्ट मटेरियल लगता है तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करते हैं, जब इनडायरेक्ट लगता है तो ओवरहेड्स को। ये भी हम लोगों ने कहा था, जब डायरेक्ट लेबर लगती है तो वर्क इन प्रोग्रेस को, जब इनडायरेक्ट तो ओवरहेड्स को। ये भी एक्सपेंसेस ओवरहेड, ये वही एंट्रीज हैं जो जिससे यहां पे आया हुआ है कि प्रोसेस 2 अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है और क्या हो रहा होगा, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। वहां से आ रहा है वो जो अकाउंटिंग हम लोगों ने चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 पढ़ा है। ठीक है जी, कोई सवाल अभी तक? इसको मैं रब करने लगा हूं। वो ये तो उसमें आ जाएगा ना फोटो। ये बना हुआ है उस पर। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं लेवल 1। राइट, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। लेवल 1 क्या कहता है जी, नॉर्मल लॉस। अब बात करते हैं लॉसेस की, यहां पे लिख लेते हैं जी लॉसेस को। लॉस किस तरह के होते हैं? हमारे पास 2 लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। सुबह में से एक बच्चे ने पूछा, सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? मैंने कहा जो नॉर्मल नहीं होता। कहते सर नॉर्मल क्या होता है? मैंने कहा जो एबनॉर्मल नहीं होता। ठीक है, यही फर्क है ना, जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है। राइट, अच्छा है क्या, फिर एक्सप्लेन मैंने उसे किया। देखो हम लोग हैं कमर्शियल सिनेरियो में, ये सब कुछ कर रहे हैं कमर्शियल सिनेरियो में। व्हाई प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स? व्हाई? टू अर्न प्रॉफिट एंड अल्टीमेटली आपको डिलीवर करनी है, तो वो आपसे ही कॉस्ट रिकवर करनी है ना, उसने अपनी जेब से तो नहीं डालेगा, आपसे ही रिकवर करेगा। सुबह मैंने एग्जांपल लिया, बड़ी छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल दी थी बच्चों को ताकि उन्हें समझ आए। आप लोगों को भी वो एग्जांपल देता हूं। एक दुकान वाला है जो दूध बेचता है, गर्म दूध बेचता है, सर्दियां हैं गर्म दूध बेचता है। ठीक है, अच्छा वो क्या करता है, अब मैं 1 लीटर की एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता ना। वो क्या करता है, उसकी कॉस्ट यूनिट क्या है? उसकी कॉस्ट यूनिट है 1 ग्लास, 1 ग्लास ऑफ हॉट मिल्क। 1 ग्लास कितने ml का है? 250 ml का। राइट, अब वो अगर 1 लीटर मिल्क मैन जो ग्वाला है उससे खरीदता है तो 200 रुपए का उसे वो दूध पड़ता है। अब इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 1000 से कर दो, तो बड़ा होता जाएगा। मैं इजी रह रहा हूं। जब वो 1 लीटर मिल्क मैन से ग्वाले से दूध खरीदता है तो एज पर उसकी जो कैलकुलेशन है, उस 1 लीटर में 4 ग्लास निकलने चाहिए। 1 ग्लास में एक लीटर में 4 ग्लास निकलने चाहिए ना। 4 ग्लास निकलेंगे क्योंकि एक कॉस्ट यूनिट कितनी है? 250 ml की 1 ग्लास। लेकिन वो ऐसे ही कच्चा थोड़ी बेचेगा, वो तो पकाएगा उसे। जब पकाएगा तो वो एवेपोरेट होगा, जब एवेपोरेट होगा तो वो कम रह जाएगा। लेट्स सपोज वो इतना एवेपोरेट होता है कि वो 750 ml रह जाता है, तो क्या वो 4 ग्लास बेच सकता है? वो तो 3 ग्लास बेच सकता है। 3 नहीं, वो हम लोग करप्ट माइंडसेट पे नहीं ना जाते कि पानी डालेगा ये, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या, लेट्स सपोज इसी को कहते हैं, पहले नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कितनी थी? 200 की, और 4 ग्लास बनते थे तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी? 50 की। अब क्या हुआ, अब 200 ही था लेकिन ग्लास आए 3, तो कॉस्ट बढ़ गई, 66.67 आ गई। ये किससे रिकवर करनी चाहिए? कस्टमर से कि अपनी जेब से? कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर के लिए देखो, या तो वो गर्म करके बेचे ना, प्रोडक्शन छोड़ दे, या अगर करना है तो दिस इज इनअवॉइडेबल, ये लॉस होना ही होना है। ये नॉर्मल लॉस है, वो लॉस जो कि पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके बगैर काम नहीं हो सकता।
कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, थान बेचता है, 100 मीटर का थान है, वो 5 मीटर का सूट जब उतारता है उसके साथ इतना सा पीस ज्यादा उतारता है वो पूरे का पूरा। अब वो इतना करते करते अल्टीमेटली जो एंड पे निकलता है वो 5 मीटर पूरा सूट नहीं बचता, वो 3 मीटर रह जाता है। ठीक है, अब वो जो 3 मीटर की कॉस्ट है वो, अब उसमें से अगर एक थान में से 20 सूट निकलने थे तो उसकी कॉस्टिंग 20 सूट के हिसाब से होनी थी। अब उसमें से 19 सूट निकल रहे हैं, तो 19 को वो क्या करेगा, जब आपका डिनोमिनेटर कम होता है तो आपका एवरेज जो ये फाइनल आंसर आएगा वो बढ़ जाएगा। जितना डिनोमिनेटर नीचे जाएगा उतना ये बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली आपने कस्टमर से रिकवर करनी है ना। तो वो प्रोसेस जो कि इनअवॉइडेबल है वो होने ही हैं, वो लॉस जो कि होना ही होना है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है इसको अलहदा से लॉस ना बोलो, इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करो, क्योंकि ये लॉस इसलिए है कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चेयर लकड़ी की चेयर होती है, बल्कि इसकी बात कर लेते हैं, ये लकड़ी की चेयर है। जब ये लकड़ी की चेयर बननी है, देखो ये डिजाइन निकला हुआ है ना, ये लकड़ी पूरी की पूरी है, ये कटिंग हुई है। ठीक है, जब ये कटिंग हुई है तो इधर से ये जो डिजाइन गया, ये डिजाइन बनाने के लिए जो लकड़ी गई है ये अब जाया ना, लेकिन डिजाइन बनाने के लिए हुई है, तो क्या जो तरहान है या जो फर्नीचर वाला है वो इसकी ये डिजाइन के साथ कॉस्ट चार्ज करेगा कि पूरी लकड़ी की चार्ज करेगा? पूरी लकड़ी की चार्ज करेगा ना। क्यों चार्ज कर रहे हैं? दो ये लकड़ी इज नॉट पार्ट ऑफ चेयर, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि वो कटिंग का पार्ट है, वो तो उसके किसी काम की नहीं है। आ भी सकती है, उस पर अभी बात करेंगे, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। ये जो ये प्लास्टिक की चेयर है, इनका जो मटेरियल कुछ जाया होता है, मोल्डिंग पे बनती है ना, मोल्डिंग पे कुछ मटेरियल जाया हो जाता है, कुछ चल जाता है, कुछ अंदर उसके साथ लग जाएगा, डाई के साथ लग जाएगा, जाया हुआ है। यू कैन नॉट अवॉइड दैट। हाँ, आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करके उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं अवॉइड नहीं कर सकते, वो होनी है। तो वो कहता है उसे अलहदा से रिपोर्ट करने की बजाय लॉस को आप क्या करो, आप उसे कॉस्ट में इंक्लूड कर दो। ठीक है, वो कहता है ठीक है कॉस्ट में तो इंक्लूड कर देंगे, लेकिन कुछ तो होगा जिसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि ये इवेपोरेशन हो रही है, कुछ होगा जिसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। मेरा दोस्त है, वो ज्वेलर है, वो कहता है हम साल के साल, उसने मुझे कहा, कहता है आप जहां पे जाएंगे, जिस ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे, बाहर चाहे ना हो, जहां पे ज्वेलर फिरता है, जहां पे ज्वेलर वॉक करता है, वहां पे कलीन बिछा होता है। वो कलीन लेके जाते हैं, नया डाल के कहते हैं पैसे भी देते हैं। यस, क्योंकि उसके अंदर से सोना निकलता है। वो जो कटिंग हुई होती है छोटी छोटी, वो कहता है हम साल के बाद क्लीन, उनका तो ये सिस्टम है, वो कहता है अपने क्लीन की हमारे पास बंदा है, सफाई कराते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 निकल आता है हमें। हमारी दुकान इसी दुकान की 8 दुकानें होंगी, छोटी सी दुकान है, 80,000 का कलीन, वो 80,000 देके गया, कलीन भी नया था। ठीक है, अच्छा अब क्या है, सीन सुनो। अगर आप जो नॉर्मल लॉस था, जो आप ज्वेलर जो है पॉलिश की मद में पैसे बढ़ा देते हैं, उसमें आप कॉस्ट तो इंक्लूड कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट में, लेकिन जो क्लीन से पैसे आ रहे हैं उससे रिड्यूस भी तो करो, वो नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। जो हम लोग तो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, वो कहते हैं अगर स्क्रैप वैल्यू है तो उसे फिर माइनस भी कर दो यहां से, उसका फायदा कस्टमर तक भी, जहां पे अगर नॉर्मल लॉस की सूरत में आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो, तो जो उसका फायदा हो रहा है उसका फायदे से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस भी तो करो, कस्टमर को फायदा पहुंचाओ। तो यहां पे दो आ जाएंगे हमारे पास, नॉर्मल लॉस आ जाएगा विदाउट स्क्रैप वैल्यू और विद स्क्रैप वैल्यू। अब हमारे पास दो लेवल नेक्स्ट है, हम लोगों ने वो करने। नॉर्मल लॉस की समझ आई, जो कि इनअवॉइडेबल, जो अवॉइड नहीं हो गया, बच गया, कि ये भी नॉर्मल लॉस हो गया। नहीं अब नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ही है। ओके जी, लेट्स डू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूं। ये किसकी कॉल है? एक मिनट सिर्फ, मैं कॉल है, ये कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, इरफान भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं असल में क्लास में था, वो इतना गुमा हुआ था कि वो मैंने देखा ही नहीं आपका मैसेज। अच्छा ठीक हो गया, ओके अल्लाह। ओके जी, तो
जो सेकंड है हमारे पास, यहां पे इलिस्ट्रेशन 4 है, वो क्या कहता है? अच्छा, डाटा अब आपको इस तरह अगर क्वेश्चन में आएगा तो इस तरह आएगा, जो वो कहते हैं द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1, इसके साथ कोई मिर्च मसाला लग जाएगा, कुछ 4-5 लाइनें ऐड हो जाएंगी कि यू आर द फलाना फलाना कंपनी के मैनेजर, ये हो रहा है वो हो रहा है ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे आ गया, उसने कहा जी मटेरियल कितना है। अच्छा, ये प्रोसेस 1 की बात हो रही है तो हमारे पास पिछले प्रोसेस से कुछ नहीं आ रहा। कितना मटेरियल लग रहा है? वो 1000 यूनिट्स और कितने का? 10,000, राइट। लेबर कितनी है? 8,000 और 6,000 के। अच्छा, अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ बता रहा हूं, एक्चुअली ऐसे नहीं होगा। इसका टोटल कर देना कितना? 24,000। ये कितना आ जाएगा? इसको यहां लिख देना, राइट। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है नॉर्मल लॉस है कितना? 4% ऑफ इनपुट। अच्छा, नॉर्मल लॉस यहां लिख लेते हैं। नॉर्मल लॉस कितना है? 4% ऑफ इनपुट है 1000 की, तो दैट मींस 40 जो है यूनिट्स वो नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझने वाली है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड आउटपुट। यहां पे जो आती है वो एक्चुअल आउटपुट आती है। वहां पे एक्सपेक्टेड है, यहां पे एक्चुअल है। एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड निकालते हैं, इनपुट यूनिट है 1000 की, नॉर्मल लॉस यूनिट है 40 की, तो एक्सपेक्टेड यूनिट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 960, जो कि 960 ही आएगी। 40 माइनस जब की हम लोगों ने तो 960 ही आएगी, और एक्चुअल हमारे पास वो कह रहा है 960 ही है। ठीक है। अच्छा, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी है? अभी उसने कहा स्क्रैप वैल्यू की, कोई यहां नहीं बताया कि स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की है, कुछ नहीं बताया। तो जब कुछ नहीं बताया तो 24,000 ही हमारे पास आ गया नेट कॉस्ट ऑफ द इनपुट। बताओ ये कितना आता है? $25। अब क्या करेंगे? हमारे पास यूनिट्स कितनी आ गई? एक हमारे पास आ गई आउटपुट, और दूसरी हमारे पास क्या आ गई? नॉर्मल लॉस। आउटपुट कितनी है? 960, नॉर्मल लॉस कितना है? 40। ये 1000 पूरा हो गया। ठीक है। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 960 मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि हमारे पास वापस 24,000 ही बन जाएगा। यहां पे 24,000 आ जाएगा, और आपका नॉर्मल लॉस कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो यहां पे 0 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, चूंकि नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं है, नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंट उसके बनते हैं अकाउंटिंग में जिसकी करेंसी वैल्यू हो। तो यहां पे उसकी वैल्यू नहीं है तो ये 0 ही रहेगा। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब एंट्री क्या है? प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और आउटपुट या यहां पे अगर आपकी आउटपुट जा रही है, वो क्या कह रहा है? प्रोसेस 2 के लिए तो नहीं कह रहा हो। ठीक है। तो आप यहां पे जो है वो प्रोसेस 2 भी कर सकते हैं कि प्रोसेस 2 अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, या आपकी जो है वो फिनिश गुड्स डेबिट हो गई और यहां से क्रेडिट होकर वहां पे कर। और नॉर्मल लॉस चूंकि आपके पास वैल्यू ही नहीं है तो उसको आपने कुछ नहीं किया। क्लियर हो गया? दिस वाज, अभी करते हैं, होल्ड ऑन, सब्र कर दो, होले आहिस्ता आहिस्ता। क्लियर है? ठीक है। वापस आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने क्या कहा है कि स्क्रैप वैल्यू है। अब हमारे पास ये वाला सिचुएशन आ गई। ठीक है। क्या कहता है? मुझे इसको रब भी नहीं था करना चाहिए, अब नहीं रब करूंगा। अच्छा, क्या कहता है? रॉ मटेरियल्स 1000, 10,000, लेबर 8,000, ओवरहेड्स 6,000। ये कितना आ गया? और ये कितना आ गया? ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है? यहां पे भी 1000, यहां पे 24,000। क्लियर जी? अब वो क्या कहता है? वो कहता है हमारे पास, वो कहता है जी स्क्रैप वैल्यू जो है वो, जो नॉर्मल लॉस है वो बिक सकता है कितने का? 12 के हिसाब से। और नॉर्मल लॉस कितना है? 4%, जो कि 40 यूनिट्स है। ये 40 यूनिट जो है वो $12 के हिसाब से बिक सकती है, यानी $480 हमारे पास आएंगे
स्क्रैप को बेच के $480 आएंगे। जब स्क्रैप बिकेगा आपके पास बेनिफिट आ रहा है, तो वो कहता है जब आपके पास स्क्रैप, जब नॉर्मल लॉस हो रहा था विदाउट स्क्रैप वैल्यू, तो आपने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया था। जब वही नॉर्मल लॉस से आपको कुछ फायदा आ रहा होगा तो आप अपनी कॉस्ट को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? आप क्या कर लेंगे, आप इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? आपके पास इनपुट की कॉस्ट कितनी है? 24,000, नॉर्मल लॉस कितना है? स्क्रैप वैल्यू 480, डिवाइड कर देंगे किससे? आपके पास 1000 माइनस 40 आ गया एक्सपेक्टेड आउटपुट। बताओ मुझे ये कितना आता है टोटल? 24.5 राइट। अब आपने क्या करना है, ये तो आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, यहां पे आउटपुट कितनी यूनिट्स है? 960, नॉर्मल लॉस 40, तो आपके पास 1000 पूरा हो गया। ठीक है, अब आपने ये साइड पूरी करनी है। आपको ये पता है कि ये नॉर्मल लॉस है 480 का, ये तो पता है हमें। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग 960 को जब मल्टीप्लाई करेंगे $24.5 से, तो कितना आएगा हमारे पास? दैट विल बी 23520, तो दैट विल बी 23520। ये अकाउंट पूरा हो गया। लेकिन इसके साथ अब बनेगा क्या? नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब जरा गौर से लिखना छोड़ देना। नॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। नॉर्मल लॉस अकाउंट हो रहा होगा डेबिट, क्योंकि प्रोसेस 1 अकाउंट जो हो रहा था वो हो रहा था क्रेडिट, तो हम लोगों ने यहां लिख दिया। ठीक है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, एंट्री पूरी। अब इस नॉर्मल लॉस को क्या अपने पास सजा के रखोगे? नहीं, स्क्रैपिये को बेचोगे, कबाड़ में बेचोगे ना। तो कबाड़ में बेचोगे तो क्या आएगा? कैश आएगा, कैश आएगा ना। तो जब कैश आएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो 480 से यहां पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश आएगा और आपका अकाउंट जो है वो निल हो जाएगा। एज दीज आर एक्सपेंस नेचर अकाउंट, तो ये ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना उसको ब्रॉट डाउन होते हैं, ये उसी ईयर में खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया जी? लो इसको कर लो, फोटो ले लो भाई, जल्दी जल्दी। डन? ओके। अब बात करते हैं जी, वो क्या कहता है? वो कहता है हमारे पास नॉर्मल लॉस तो हो गया, स्क्रैप वैल्यू के साथ भी। अब वो कहता है हो सकता है एबनॉर्मल लॉस भी हो। एबनॉर्मल लॉस क्या है? अभी हम लोग दूध वाले की एग्जांपल कर रहे थे ना, वो दूध बेचता है, तो दूध जो एवेपोरेट होता है वो तो ठीक है, हुआ क्या? वो हाथ लगा, दूध गिर गया। क्या रोज गिरेगा? नहीं, कभी कभार गिरेगा, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, कोई आप प्रोडक्शन कर रहे थे, वो फर्नेस थी जहां पे हीट करते थे, आप किसी मेटल को हीट करते थे, मेटल हीट हो रही थी, मेटल हीट होते होते बिजली चली गई, पावर शॉर्ट हो गया, वो मेटल खराब हो गई। क्या रोज होगा? नहीं, दैट्स वंस इन अ ब्लू मून। वो कहता है जो ऐसा लॉस है जो कि एक दफा होता है, वो किसी वजह से भी हो सकता है, वो लेबर की इनएफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, वो मटेरियल अच्छा नहीं है उस वजह से हो सकता है, वो अनफोर्सिएबल रीजंस की वजह से हो सकता है। आपका तूफान आ गया कोई उस वक्त जब आप काम कर रहे थे, चीजें खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं जब ऐसा लॉस है जो कि कभी कभार है, जो रेगुलर नहीं है, उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना, उसको क्या करना है? उसको सेपरेटली रिपोर्ट करना है। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अलग से रिपोर्ट करना है, ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कि हमें ये लॉस क्या था, इस लॉस की नेचर क्या थी। अब सवाल यह है किस पे? तो कहते हैं एबनॉर्मल लॉस को हम लोग वैल्यू करते हैं एज फुल कॉस्ट यूनिट पे। जो आपकी फुल कॉस्ट यूनिट होती है उसी पे वैल्यू होगा आपका एबनॉर्मल लॉस भी। ठीक है, किस पे होगा? जो आपकी फुल कॉस्ट यूनिट है, जो एक कॉस्ट यूनिट आ रही है, उसी पे वैल्यू होगा। पता कैसे लगेगा एबनॉर्मल लॉस है? अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वहां से पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, सेम इलिस्ट्रेशन है, थोड़ी सी चीज उसने ऐड की बीच में। वो कहता है जी नॉर्मल लॉस, इलिस्ट्रेशन 6,
नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ इनपुट विच कैन नॉट बी सोल्ड, यानी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। एक्चुअल आउटपुट जो है वो 944 यूनिट्स है। अब क्या हुआ, ये चीजें हम लोगों ने एंटर कर ली, जो कि एंटर है ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मल लॉस हो गया था 4% है, 1000 का 40 यूनिट्स जो है वो नॉर्मल लॉस होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड यूनिट कितनी आनी चाहिए? एक्सपेक्टेड यूनिट आनी चाहिए 960 यूनिट्स। एक्सपेक्टेड कितनी होनी चाहिए? एक्चुअल कितनी है? 944। इसका मतलब क्या हुआ? 16 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस, जो कि नॉर्मल नहीं है। 16 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने अपना अकाउंट सेटअप करना है। अब जब एबनॉर्मल लॉस का हमें पता लग गया, अब हमारे पास 3 आएंगी यहां पे, आउटपुट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। पहले यूनिट्स लिख लेते हैं। अच्छा, यूनिट्स आपने जो आउटपुट लिखनी है वो एक्चुअल ही लिखनी है, ठीक है। यहां पे तो एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 944, नॉर्मल लॉस 40, एबनॉर्मल 16, 1000 पूरा, ठीक है। अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हमारे पास कैसे आती है? अगेन, कॉस्ट ऑफ इनपुट इज 24,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 960। बताओ ये कितना आता है? 25, वही ना पुराने वाला 25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको समझ आएगा, छोड़ दो अभी लिखना, छोड़, इधर 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 इधर। अब आपको समझ आएगा, वो जो हम लोग वापस मल्टीप्लाई करते थे ना उसी वैल्यू से, तो हम कहते थे यार ये तो दोबारा कर रहे हैं। अब उसी वैल्यू से नहीं वापस मल्टीप्लाई करना, अब हम लोगों ने करना है 944 से, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना है। बताओ कितना? 23,600, तो 23,600 यहां पे आ गया। ये तो 0 है क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं है। बाकी का क्या आएगा? 400। ये कैसे आएगा? ये इस तरह आएगा कि 100 यूनिट्स है और ये भी वैल्यू होंगी किस पे? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। यही अभी मैंने आपको कहा कि नॉर्मल लॉस किस पे वैल्यू होना है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। तो ये आ जाएगा आपके पास $400। अब क्या होगा? नॉर्मल लॉस का तो अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का तो बनेगा क्योंकि वैल्यू है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस 1 क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। प्रोसेस 1 क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितने से? 400 से। क्यों? क्योंकि प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट हो रहा था। अब चूंकि ये भी साल के एंड पे आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो ये कहां जाता है? ये अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो गया। ये वो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका वो है रावल डैम, अल्टीमेटली उधर जा रहा है। सर जी जी अभी छोड़ दो गेम, अभी सुकून कर जाओ, अभी गेम पे आते हैं। बेटा पता है क्यों रुकवा देता हूं आप लोगों को? रुकवा इसलिए देता हूं फिर मिक्स कर जाओगे। मैं खुद स्टेप बाय स्टेप चल के जा रहा हूं, अभी गेम पे जाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है? राइट? कोई सवाल यहां तक? रब कर दूं? ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे, जिसमें आपके पास स्क्रैप वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है? लेट्स रीड द क्वेश्चन, प्लीज फोकस रखें, ठीक है? फोकस आउट हो रहा है। कहते हैं जी फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1, वही डेटा उसने दिया है, 1000 कॉस्टिंग 8000 6000। कहता है नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ इनपुट एंड कैन बी सोल्ड एट 12। अब उसने कहा नॉर्मल लॉस क्या है? 4% ऑफ इनपुट एंड कैन बी सोल्ड एट 12। और साथ में उसने बता दिया एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 944, यानी एबनॉर्मल लॉस भी है। यहां पे जरा अटेंटिव रहना है आप लोगों ने, बोर्ड की तरफ देखना है, ठीक है? क्योंकि यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जो समझ आ गया तो बड़ा इजी है, ठीक है? हमारे पास क्या सिचुएशन है? स्क्रैप वैल्यू वाली 40 है, 40 है नॉर्मल लॉस की यूनिट जो कि हम लोगों ने निकाली है, जो कि 12 के हिसाब से बिकेगी $480 की। क्या? नॉर्मल लॉस $480 का बिक जाएगा, राइट? हमें पता है नॉर्मल लॉस कितना है? 16 यूनिट्स का।
यहां पे हम लोगों ने आउटपुट 944, नॉर्मल लॉस 40, एबनॉर्मल लॉस 16,000 पूरा। क्लियर है? आपको मैंने कहा इसको भी आपने लिख लेना है 24,000। अगेन दिस इज रॉन्ग मेथड कि आप यहां से रिवर्स चलो, आपको ऊपर से नीचे आना है और आपके बराबर होने चाहिए। असूली तौर पे ऐसे डेबिट क्रेडिट से होते हैं ना, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको कोई गलती ना हो, इसको लिख लेना, बराबर कर लेना है। सिर्फ कहां पे चेंज आएगा? जब एबनॉर्मल गेन आएगा, वहां पे हम डेबिट साइड पे कुछ एंट्री करते हैं। कैसे करेंगे बता देता हूं। अब क्या होगा, अब सबसे पहले एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी, यही तरीका है। अब हमने क्या करना है? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, राइट, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट 1000 यूनिट्स माइनस 40। यहां पे एक्सपेक्टेड आती है, एक्चुअल नहीं आती। हाँ, कितना आएगा? हाँ, $24.5 पर यूनिट। कोई सवाल यहां तक? क्लियर है? तो हमारे पास 944 मल्टीप्लाई बाय 24.5, बताओ कितना आता है? 23। 16 यूनिट्स जो एबनॉर्मल लॉस की है वो भी फुल मार्केट पे होंगी, वो कितना आता है? 392। ओके, तो यहां पुट कर देते हैं। ये आ गया 392, ये आ गया 23128 और ये आ जाएगा 480 जो कि स्क्रैप वैल्यू है। जरा इनको ऐड करो, आता है 24,000? यस सर, आ जाता है? अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, यहां 24,000 लिख लिया, आपको ये ऑब्वियस है, ये निकाल लिया, इन दोनों में से कुछ एक की समझ नहीं आ रही, एक निकाल लो, बाकी को बैलेंसिंग करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वो तरीका गलत है। अगेन दोबारा बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है। कॉन्सेप्चुअली इसको ऊपर से जब नीचे टोटल करेंगे तभी ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई सवाल? अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, इसका मतलब दोनों अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से? एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, अब जरा गौर से जाग के जाएंगे वो वापस आ जाना। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितने से? 392 थे। अब मैं इसमें क्या करने लगा? यूनिट्स भी लिखने लगा हूं। कितनी यूनिट्स थी? 16, राइट। और क्या हुआ? प्रोसेस अकाउंट 1 जो है वो हो गया क्या? डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो रहा है, और आपका जो है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? जो स्क्रैप वाला है ये तो हम कर रहे हैं ना, कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। जो स्क्रैप वाला है, क्या वो नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिस्टिंग्विश करेगा? आपकी एक्चुअल आउटपुट कितनी आई है? तो अगर हम लोग स्क्रैप वाले की नजर से देखें तो उसके लिए तो 56 यूनिट सारी की सारी स्क्रैप है। स्क्रैप वाले के लिए तो 56 की 56 यूनिट स्क्रैप है ना, 40 नॉर्मल लॉस वाली और 16 एबनॉर्मल लॉस वाली, जो कि बिक सकती है स्क्रैप पे, उसके लिए तो सारी की सारी एबनॉर्मल है। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग क्या करते थे, अगर स्क्रैप वैल्यू ना होती तो हम लोग कहते थे जो एबनॉर्मल लॉस है ना, सारे का सारा चार्ज करो प्रॉफिट एंड लॉस को। लेकिन अब ये एबनॉर्मल लॉस को आप बेच भी तो सकते हैं, उससे कुछ बेनिफिट भी तो आएगा। तो सारे का सारा चार्ज करने से बेहतर है कि जितना बेनिफिट आ रहा है उससे कम कर लो, बाकी का चार्ज कर दो। तो कितना बेच सकते हैं हम लोग? हम लोग 16 की 16 यूनिट्स बेच सकते हैं 12 के हिसाब से, बेच सकते हैं ना। बल्कि इसको यहां लिखता हूं, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखूंगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 यूनिट्स बेच सकते हैं 12 के हिसाब से। 12 स्क्रैप वैल्यू है ना, 192 के हिसाब से बेच सकते हैं। लेकिन कैसे बेचेंगे, हमें तो अकाउंटिंग करनी है। तो हमने क्या किया, हमने अपना एबनॉर्मल लॉस से ये 16 यूनिट्स 12 के हिसाब से उठा के कहां फेंक दी? हमने फेंक दी नॉर्मल लॉस अकाउंट में, और यहां पे इसको डेबिट कर दिया 192 से। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो है वो क्या हो गया? क्रेडिट। हम लोगों ने क्या किया, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर दिया, वहां से उठा के इसको नॉर्मल लॉस में फेंक दिया। इसको क्यों फेंका? क्योंकि नॉर्मल लॉस को अक्सर कहा जाता है दैट इज स्क्रैप अकाउंट। कि स्क्रैप अकाउंट, चूंकि हम लोग सारा स्क्रैप यहां पे डील कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस से उठा के वो अमाउंट इधर फेंक दी। कोई सवाल अभी तक? अच्छा, अब क्या करेंगे, बाकी का जो 200 रह गया है वो क्या है, वो आप
चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो आपके पास जो है ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को इशू? कोई इशू नहीं। नॉर्मल लॉस में ये अमाउंट पड़ी है, आपके पास ये भी अमाउंट है जो कि प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 480 से। क्यों? क्योंकि प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट किया था। तो ये टोटल कितना बन गया? ये बन गया 672। तो अब ये 672 अल्टीमेटली आप कैश पे स्क्रैप बेचेंगे, 192 वो जो कि एबनॉर्मल वाला था, 480 वो जो कि नॉर्मल वाला था, टोटल बेच के कैश ले। क्लियर है जी? लेवल 8 पूरा, एक लेवल रह गया बस एबनॉर्मल गेन के साथ, और आपकी प्रोसेस अकाउंटिंग कंप्लीट जो हम लोगों ने करनी है। सारी नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड यूनिट्स वाली नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग बस इतना ही करेंगे, ठीक है? किसी को करनी हुई एक्सपेक्टेड यूनिट्स वाली, यू आर मोस्ट वेलकम। डन? ओके जी। इलिस्ट्रेशन 9 8 की है ना अभी? इलिस्ट्रेशन 9 नहीं बेटा 8 की है। अच्छा ठीक है 7 की है। इलिस्ट्रेशन 8 इसको रब कर दूं? अब आ गया, चुप, अब आ गया एबनॉर्मल गेन। अब आ गया एबनॉर्मल गेन, फिर ना फेल हो जाना, ठीक है? बार जो नंबर लेके बैठे हुए हो ना, वो फेल होने के चांसेस हैं। नहीं, मैं सारा ओवरऑल सीनियर्स की बात कर रहा हूं। आप 12-12 की एवरेज है, एक के किसी के ज्यादा आ गए हैं तो वो डजंट मैटर। 20 भी कोई इतने ज्यादा नहीं है, दूसरी दफा कोर्स पढ़ रहे हो। रखते हैं इधर। ओके, इलिस्ट्रेशन 8, लेट्स रीड। कहते हैं फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1। मटेरियल इनपुट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई, डिपार्टमेंटल ओवरहेड आ गए, नॉर्मल लॉस विच कैन नॉट बी सोल्ड, विच कैन नॉट बी सोल्ड। एक्चुअल आउटपुट 980। आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी? 960। अब क्या हुआ? 980 आ गई। दूध वाले ने ऑर्डर ज्यादा डाल के दे दिया दूध में, या वाकई दूध हालिस था, दूध हालिस आ गया, आपने ग्वाला बदला, दूध हालिस आ गया। अब जहां पे एवेपोरेशन होती थी 250 ml की, अब 125 ml की हुई। एक चांस एबनॉर्मल गेन का। दूसरा चांस क्या हो सकता है? आपकी लेबर एफिशिएंसी बड़ी अच्छी थी। पुराने वाला क्या करता था? ज्यादा वो तेज हीट पे जला के तो ज्यादा एवेपोरेशन करा देता था। जो आपने लेबर बदली, उसने हल्की हीट पे जला के उसको बॉयल भी किया, उसको प्रॉपरली गर्म भी किया, लेकिन वो एवेपोरेशन ज्यादा नहीं हुई। तो इसका मतलब आपकी लेबर एफिशिएंसी की वजह से भी आपकी जो है एबनॉर्मल गेन आ सकता है, जो एक्सपेक्टेड। अच्छा होगा क्या? ये बात हो रही थी, आप देखेंगे क्या ये वंस है कि कॉन्टिन्यूस ऐसा हो रहा है? क्या ये एक दफा है कि कॉन्टिन्यूस? एक दफा भी हो रहा है, दूसरी दफा भी हो रहा है, तीसरी दफा भी यही हो रहा है। इसका मतलब है आपने जो स्टैंडर्ड बनाए हुए थे ना, आप कहते थे जी 4% लॉस होगा, इसका मतलब आपके स्टैंडर्ड गलत थे। आपके पास जो लेबर थी वो गलत थी पुरानी वाली। अब आपने अपने आप को इंप्रूवमेंट के भी तो चांसेस होते हैं। अब आपने इंप्रूव किया, अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2% नॉर्मल लॉस होता है। हाँ, एक दफा, दो दफा, तीन दफा गेन आ गया, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली गेन आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने गलत नॉर्मल लॉस की सेटिंग की हुई है। स्टैंडर्ड गलत रखा हुआ है, स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो। राइट? ओके जी। क्वेश्चन दोबारा वही क्वेश्चन की चीजें हैं, हम लोग क्या करेंगे? वही तरीका है, कोई डिफरेंट नहीं है। हमारे पास ये वाला सोल्यूशन है, ठीक है? हमारे पास ये वाला सोल्यूशन है। अब देखो,
होगा क्या, यहां पे तो 1000 यूनिट्स है ना, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक्चुअल कितनी आई है आपके पास आउटपुट, पहले मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यूनिट्स का कर रहा हूं। आउटपुट कितनी आई है 980। नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस वो कहता है 4% है जो कि बिक नहीं सकता और 40 यूनिट्स है, तो नॉर्मल लॉस तो 40 है, तो ये कितना बन गया, इसलिए आपको यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आपको डेबिट साइड पे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब कितनी आ गई 1020, तो आपको यहां पे 1020 लाना है। वो 20 क्या है, 20 है एबनॉर्मल गेन, राइट। एबनॉर्मल लॉस जो होता था वो किस पे चार्ज करते थे, फुल यूनिट कॉस्ट पे, तो एबनॉर्मल गेन भी तो फुल यूनिट कॉस्ट पे चार्ज करो ना, उसको क्रेडिट करो, राइट, उसको उतने पे क्रेडिट। अच्छा अब करेंगे क्या, यहां पे बस मैंने अभी 20 लिख दिया, राइट। अब कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तरीका वही है, क्या करेंगे जी, नेट कॉस्ट क्या है 24,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट 960, वही 1000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना आ गया $25, राइट। आउटपुट कितनी है 980, तो 980 आउटपुट है, तो इसको 25, हाँ कितना आ जाएगा 24,500, सॉरी 24,500 यहां पे आ गया, ये 0 है तो ये कितना आया 24,500, ये तो 24,000 आ रहा है, इसको भी तो करना है। ये कितने पे होगा 20 यूनिट्स, फुल मार्केट प्राइस पे 25 पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 24,500। अच्छा अब यहां पे साथ में आपके एबनॉर्मल लॉस और गेन दोनों अकाउंट इकट्ठे ही होते हैं। एबनॉर्मल लॉस और गेन का अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, आपका प्रोसेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना प्रोसेस अकाउंट, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपका प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट हो रहा है तो गेन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या करेंगे, ये भी 500 ये भी 500, आपने गेन अकाउंट को कर दिया डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसका मतलब है प्रॉफिट दे रहे हैं उसे। प्रॉफिट जो होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाता है, क्रेडिट करता है, एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट करते हैं, तो हमारा ये अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है, बस लास्ट लेवल रह गया गेन वाला ही, लेकिन विद स्क्रैप वैल्यू, और उसके बाद लेक्चर खत्म। क्लियर, हिम्मत में रहना। कर दूं आप, हाँ अब आप, यही था ठीक है। देखो एबनॉर्मल लॉस जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे विद स्क्रैप वैल्यू, जरा सुन लेना गौर से, एबनॉर्मल लॉस जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे विद स्क्रैप वैल्यू, तो हम लोग कहते थे कि एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करो किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को, लेकिन उसे रिड्यूस कर दो किस अमाउंट से जो कि नॉर्मल लॉस आपको फायदा दे रहा है, यही कहते थे ना। नॉर्मल लॉस से जो फायदा जो यूनिट्स हम लोग बेच सकते थे एज अ स्क्रैप, उससे हम लोग उसकी कॉस्ट कम कर रहे थे। अब यहां पर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा, आपने 40 यूनिट स्क्रैप पे बेचनी थी, जरा गौर से सुनना ये हिम्मत करके, आपने 40 यूनिट स्क्रैप पे बेचनी थी ना, लेकिन अब स्क्रैप तो 20 यूनिट्स का आया, तो 20 यूनिट्स के स्क्रैप के पैसे मारेंगे ना, क्यों मारेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ। एबनॉर्मल गेन हुआ, फुल कॉस्ट यूनिट पे आपने काउंट किया, जो कि 500 का हम लोगों ने काउंट किया। क्या ये पूरा एक्चुअली 500 है, नहीं, ये 500 कमाने के लिए आपने वो 20 यूनिट छोड़े नहीं है जो स्क्रैप पे बिकने थे। अब देखो अगर ये गेन ना आता तो 40 यूनिट का नॉर्मल लॉस आता ना, और वो 40 यूनिट आप 12 के हिसाब से बेचते ना, तो 12 के हिसाब से बेचते तो कितने रुपए आते हैं 480, लेकिन आप कितने बेच सकते हैं, अब तो सिर्फ 20 बेच सकते हैं, क्योंकि अब तो नॉर्मल लॉस जो है वो स्क्रैप जो है, एक्चुअली स्क्रैप तो 20 यूनिट्स का आया।
राइट। तो जो 20 यूनिट का स्क्रैप आया, जो 20 यूनिट का स्क्रैप नहीं आप बेच सकते, वो 12 के हिसाब से गे भी तो है। 12 मल्टीप्लाई बाय जो है कितना है 20, 12 मल्टीप्लाई बाय 20 तो वो 240 गे भी तो है। तो ये 500 कमाने के लिए आपको वो 240 छोड़ने पड़े हैं। तो एक्चुअली गेन कितना हुआ, नेट गेन कितना हुआ, 260 का। नेट गेन जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो 260 का भी करते हैं उसको, वो 260 का जाएगा भी करते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं अगेन नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा यहां पे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी नॉर्मल लॉस 12 के हिसाब से बिकता है, नॉर्मल लॉस 12 के हिसाब से बिकता है, तो आपके पास $480 आने चाहिए, ये चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, 480 आने चाहिए, ठीक है। अब काम करते हैं जी, आउटपुट कितनी आई है 980 की। नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था 40 का, वो वही है जो बुकिश है, ठीक है। नॉर्मल लॉस 40 का होना चाहिए था। ये कितनी आ गई, ये आ गई 1020। यहां पे हमें 1020 लाना पड़ेगा, तो 20 हम लोगों ने कहा भाई एबनॉर्मल गेन है। क्लियर, कोई सवाल यहां तक। अब कॉस्टिंग करनी है, ठीक है। उसी तरह नेट कॉस्ट कितनी है -480, वही, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 -40, बताओ कितना आता है 24.5 अब हम लोग क्या करेंगे 980 मल्टीप्लाई बाय $24.5, बताओ कितना आता है 2010। तो मैं इधर लिख लेता हूं 24010। नॉर्मल लॉस कितना 40 का। अब ये कितना है, ये 480 है ना, 480 मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। टोटल बताओ कितना आता है इस साइड का 24490। क्लियर है। अच्छा, वो 20 यूनिट्स अगर एबनॉर्मल गेन फुल मार्केट प्राइस पे, तो एबनॉर्मल लॉस फुल मार्केट प्राइस पे, तो एबनॉर्मल गेन भी फुल मार्केट प्राइस पे, जो कि 24.5 है। कितना आता है ये 490। ओके, 490 यहां पे लिखा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24,490। अकाउंट हमारा बराबर हो गया। अब हमने दो अकाउंट बनाने हैं, कौन कौन से, एबनॉर्मल लॉस और गेन, नॉर्मल लॉस, या इसको स्क्रैप अकाउंट भी कहते हैं, राइट। सबसे पहले गेन को बात करते हैं, गेन की। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, गेन अकाउंट क्रेडिट, जो आगे किया था कितने से 490 से। कोई सवाल यहां तक। प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट, गेन अकाउंट क्रेडिट, कोई सवाल यहां तक किसी को, कोई नहीं सवाल। अब ये 490 अर्न करने के लिए, देखो ये तो हम अकाउंट बराबर करने के लिए कर रहे हैं ना कि अकाउंट आ जाए। अगर रियल टर्म में बात करें तो आपकी 1000 यूनिट्स, आपने 1000, देखो पॉसिबल नहीं है ना ऐसे। अगर रियल टर्म में बात करें, ये अकाउंट होता है हमारा प्रोसेस के लिए, ये जो दो अकाउंट होते हैं ना, ये स्क्रैपिए के अकाउंट्स हैं, जो एक्चुअल बात हो रही होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है आपने 1000 इनपुट डाली और 1020 आउटपुट आ गई? पॉसिबल नहीं है ना, अनलेस वो बच्चे दे दे, ठीक है। अगर वो जानदार चीज नहीं है तो हाउ इज इट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। 1000 ही आएंगी और 1000 ही आई होंगी, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, हमारे पता लग जाए क्या था क्या नहीं था। 1000 ही आई होंगी। अगर 1000 आई होंगी तो एक्चुअली नॉर्मल लॉस 40 का तो नहीं है, नॉर्मल लॉस तो है 20 का। अब वो जो 20 का नॉर्मल लॉस नहीं आया, जो कि आप 12 के हिसाब से बेच सकते थे, ये कितनी यूनिट्स है, ये 40 यूनिट्स है। इसमें से 20 यूनिट्स तो खा गया कौन, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन खा गया ना, आपने पूरी यूनिट्स आ गई। तो ये 490 का गेन लेने के लिए आपको ये फोरगो करना पड़ा 20 यूनिट्स, जो कि 20 मल्टीप्लाई बाय 12 के हिसाब से आपको पैसे आते, जो कि नहीं आ रहे। वो कहता है ये आप तो 490 पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट में एज अ प्रॉफिट नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि ये खा गया ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे 20 मल्टीप्लाई बाय 12 के साथ 240 यहां पे एंटर करेंगे, और ये क्या होगा, अपने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे,
नॉर्मल लॉस अकाउंट को, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट जो है वो 240 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल गेन आपके पैसे खा गया। हमने क्या किया, यहां से उठा के यहां पे डाल दिया। हमें यह भी पता है कि नॉर्मल लॉस कितना है, 480 का है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है प्रोसेस 1 अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है और नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है। तो यहां 480 तो थे, लेकिन ये तो 480 के पूरे 480 आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 20 तो आपके एबनॉर्मल गेन लेने में चले गए, तो उसलिए आपने उसको कम कर दिया, कम कर दिया ना। बाकी के 20 यूनिट क्या करोगे, बेचोगे ना। किस पे? कैश पे। तो कैश आ जाएगा 240 का, ये 480 बराबर, ये 480 बराबर, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां पे 490 बाकी का 250 विल बी गिवन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुक गया, बंद कर दो।